हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप कुमार और आप सभी देख रहे हैं विद्या बाजार। बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड का मतलब होता है कोई तरल पदार्थ और प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब। तो हम लोग इस चैप्टर में किसी तरल पदार्थ द्वारा आरोपित दाब के बारे में पढ़ेंगे और इस दाब का हमारे जीवन में क्या व्यवहारिक उपयोग है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो हमारा आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरल दाब। हम लोग पीछे के क्लास में दाब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी पदार्थ द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में किसी तरल पदार्थ के द्वारा जो दाब आरोपित होता है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ये तरल पदार्थ क्या होता है। तो ऐसा कोई पदार्थ जो बह सकता हो, जो प्रवाहित होता हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के द्रवों और गैसों को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से द्रव द्वारा आरोपित दाब के बारे में पढ़ेंगे और गैस के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे के चैप्टर्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो प्रवाहित हो, जो बहता हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। आइए आपको याद रहे, इसके लिए हम एक छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं कि आखिर ये तरल पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक हेडिंग लगाना पड़ेगा कि ये फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरल, ये क्या होता है। तो यह ऐसा पदार्थ होता है जो क्या कर सकता है, बल के अधीन क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के द्रवों और गैसों को शामिल करते हैं। याद हो गया। तो हम लोग यहाँ कोई भी तरल पदार्थ है, जैसे कोई द्रव है या फिर गैस है, उसके द्वारा आरोपित क्या करेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे। खास करके हम लोग यहाँ पानी और विभिन्न प्रकार के तेल,
द्वारा आरोपित दावों का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब ये कोई भी तरल पदार्थ जो होता है दो अवस्थाओं में रह सकता है, या तो ये स्थिर रहेगा या फिर ये क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा। तो हम लोग अध्ययन में सुविधा के लिए इसके दो भागों में क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। एक, जब कोई तरल स्थिर हो, मतलब कोई द्रव स्थिर हो, तब उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और जब अगर कोई द्रव प्रवाहित होता हो, किसी पाइप से प्रवाहित हो या फिर किसी नदी में जल प्रवाहित होता हो, तो ऐसे गतिशील अवस्था का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं कि ये हाइड्रोस्टैटिक्स है क्या। तो हम लोग एक नया हेडिंग लगाएंगे जिसमें लिखेंगे ये हाइड्रोस्टैटिक्स जो होता है, इसको हम लोग एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव स्थैतिकी। मतलब अगर कोई द्रव स्थिर है और हम उसके गुण के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तब हम लोगों को हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एक छोटा सा हम लोग डेफिनेशन इसका लिख देते हैं। ये जो है ना, किसी स्थिर द्रव का अध्ययन द्रव स्थैतिकी कहलाता है। क्लियर? अगर आपको कोई भी द्रव हो और द्रव स्थिर अवस्था में हो, जैसे कि किसी बर्तन में हो या फिर किसी कुआं का पानी हो, ऐसे अवस्था में अगर द्रव स्थिर हो तो उसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स का अध्ययन क्या करेंगे, अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अब इसी का जब ये द्रव गतिशील हो जाए तो हम लोग इसको एक भौतिकी के अलग शाखा में अध्ययन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। इसमें ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव गतिकी। अगर कोई द्रव जो है गतिशील हो जाए, मतलब अगर वो गति अवस्था में हो और हम उसका अध्ययन करना चाहें, तो हम लोगों को एक भौतिक विज्ञान की अलग शाखा है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी गतिशील द्रव का अध्ययन द्रव गतिकी कहलाता है। क्लियर? तो अभी हमने सीखा कि अगर कोई पदार्थ प्रवाहित हो तो हम लोग उसे तरल पदार्थ कहेंगे, और ये तरल पदार्थ के दो अवस्थाओं का हम लोगों का अध्ययन करना है। एक, जब द्रव स्थिर हो तो उसको हम लोग द्रव
स्थैतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, और अगर कोई द्रव गतिशील है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, द्रव गतिकी के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम लोगों को जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट है कि किसी द्रव का दाब पढ़ना है, तो दाब के लिए हमें बल की जरूरत होती है, और जब कोई द्रव किसी बर्तन के सतह पर बल लगाता है तो हम उसको एक अलग नाम से जानते हैं। उस बल को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी बर्तन में किसी द्रव को रखते हैं तो ये द्रव जो है हमेशा बर्तन की सतह पर हमेशा क्या होता है, लंबवत बल लगाता है। हम लोग किसी ठोस में, जब कोई ठोस पदार्थ होता है तो उस पर हम लोग जो बल आरोपित करते हैं वो लंबवत कर सकते हैं, किसी विशेष कोण पे कर सकते हैं, या फिर स्पर्श रेखा में कर सकते हैं। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग किसी द्रव को बर्तन के अंतर्गत रखते हैं तो द्रव जो बल आरोपित करता है वो हमेशा बर्तन के सतह के लंबवत आरोपित करता है। इसी लंबवत बल को हम लोग इस चैप्टर में प्रणोद कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एफ से लिखते हैं। यह एक बल ही है जिसका मात्रक न्यूटन ही होता है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी द्रव द्वारा संपर्क सतह के लंबवत आरोपित बल को प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद एक प्रकार का बल है और इसका मात्रक हम लोग न्यूटन रखते हैं, न्यूटन में ही मापते हैं, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ से सूचित करते हैं। बस शर्त ये है कि यह हमेशा क्या होता है, बर्तन के सतह के क्या होते हैं, लंबवत होता है। क्लियर? तो अब हम लोगों को जो इसमें अगली बात पढ़नी है वो है कि कोई द्रव जो होता है जो दाब लगाता है वो दाब क्या होता है। तो आइए फिर एक हम लोग हेडिंग लगाते हैं कि ये जो प्रेशर होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दाब, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P से डिनोट करते हैं। P से हम लोग इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो दाब के बारे में आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि कोई द्रव, कोई वस्तु जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जितना बल आरोपित करता है उसे ही हम लोग क्या करते हैं, दाब कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग किसी बर्तन में किसी द्रव को रखते हैं तो द्रव और बर्तन के बीच में एक संपर्क सतह बनता है। उसी सतह के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो द्रव बल आरोपित करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, द्रव द्वारा बर्तन के संपर्क सतह के लंबवत
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी द्रव जो बर्तन के संपर्क वाली सतह पर लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल आरोपित करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार दाब का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। दाब जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F डिवाइड में हो जाएगा A। अगर कोई सतह है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और उसके ऊपर अगर द्रव F बल आरोपित करता हो तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करेगा, F/A। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके बारे में हम लोग छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दाब जो है सबसे पहले याद रखेंगे, यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। इसका कारण ये है कि जब हम लोग किसी बर्तन में द्रव लेकर उस पर बल आरोपित करते हैं तो दाब जो है ना सभी दिशाओं में बराबर बराबर लगता है, इसीलिए इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं हो पाता। इसीलिए दाब जो है ना हमेशा क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। इसके बाद हम लोगों को इसका SI मात्रक पढ़ना है। SI मात्रक मतलब SI यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो ये ध्यान दीजिए, बल जो होता है उसका SI मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका जो मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। इसी का एक दूसरा मात्रक होता है जिसको हम लोग पास्कल PA कहते हैं। ये पास्कल एक फ्रेंच वैज्ञानिक का नाम था और उसी के सम्मान में हम लोग दाब का एक मात्रक बनाए हैं जिससे पास्कल कहते हैं। पास्कल को हम लोग क्या करते हैं, PA से डिनोट करते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक पास्कल क्या होता है, तो आपको सिंपल में याद रखना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल आरोपित हो तो वहां पर जो दाब होगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 पास्कल। तो आपको याद रखना है कि 1 पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद बल का हम लोगों को दाब का हम लोगों को सीजीएस मात्रक याद करके रखना है। तो आपको याद होगा कि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है सीजीएस में वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको इसका बीमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। तो आइए हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, F/A। और आपको याद होगा कि F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है M1 L1 T-2 और क्षेत्रफल का जो होता है वो क्या होता है L²
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक m है तो m का पावर क्या बचेगा 1, यहाँ एक L1 है, यहाँ L2 है, एक L से कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा -1 और t का पावर क्या हो जाएगा -2। आपको हमेशा याद रखना है कि दाब का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है m1 L-1 T-2। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको क्या करना है, दाब के बारे में क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये दाब हमने जो अभी पढ़ा है उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ये दाब हमारे जीवन में बहुत जगह उपयोगी होता है। आपने सुना होगा, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि तेज चाकू से किसी चीज को काटना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण वहां पर दाब अधिक आरोपित होता है, जिसके कारण क्या होता है, काटने में आसान होता है। इसी प्रकार जब कोई नुकीली चीज होती है तो उससे, या फिर नोकीला कील हो तो उससे दीवार में ठोकना आसान होता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर है या जेसीबी मशीन है, जो भारी वजन को क्या करता है, ढोता है, उसके टायर देखें आप चौड़े होते हैं। चौड़ा होने के कारण क्या होता है, वो ज्यादा एरिया पे उसका क्या होता है, भार क्या होता है, फैलता है, जिस कारण क्या होता है, दाब घट जाता है और क्या होता है, जमीन में धंस नहीं पाता है। इस तरह से बहुत सारा हमारे दैनिक जीवन में दाब का क्या करता है, उपयोग करता है। तो इसके बाद हम लोग दाब के बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे। इसके लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। ओके बाय।